इस दृष्टिकोण का एक बहुत ही मजबूत तर्क है जिसे निराशावादी मेटा इंडक्शन कहा जाता है। यह तर्क कहता है कि अगर आप विज्ञान के इतिहास को देखें तो वह इन सिद्धांतों के कब्रिस्तान से भरा हुआ है जिन्हें कभी सच माना जाता था, लेकिन आज वे पूरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं। लोगों ने कभी फ्लोजिस्ट पर विश्वास किया है। जलने की प्रक्रिया तो समझाने के लिए ज्ञान योगी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। विज्ञान और अंधविश्वास कौन सी लक्ष्मण रेखा है? यानी खगोल विज्ञान की एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से अलग करती है। दोनों ही तो आसमान के तारों और ग्रहों की बात करते हैं, तो फिर हम एक को विज्ञान क्यों मानते हैं और दूसरे को अंधविश्वास क्यों? इस सवाल को दार्शनिक सीमांकन की समस्या कहते हैं और इसका जवाब खोजना 20वीं सदी के दर्शन का एक बहुत बड़ा काम रहा है। शुरुआती दौर में 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ दार्शनिकों, जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहा जाता है, ने एक बहुत ही सीधा जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक बयान का एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक तब होता है जब हम उसे अपने अनुभवों से, अपने अवलोकनों से सत्यापित कर सकते हैं, यानी उसे सच साबित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन पानी तो 1 डिग्री से गर्म होना शुरू हो जाता है। हम लैब में जाकर इस प्रयोग को बार बार कर सकते हैं और इसे सच साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है ईश्वर मौजूद है तो एक वैज्ञानिक बयान नहीं है, क्योंकि हम इसे किसी भी प्रयोगशाला में साबित और सत्यापित नहीं कर सकते। यह सिद्धांत, जिसे सत्यवाद कहते हैं, सत्यापनवाद, सुनने में बहुत ही तार्किक और आकर्षक लगता है। इससे हमें विज्ञान और गैर विज्ञान के बीच एक साफ लकीर खींचने का एक तरीका दे दिया। लेकिन जल्द ही इस सिद्धांत में एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरी दरार नजर आने लगी। सोचिए, एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक नियम के बारे में सभी कोफे वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, 80YT न्यूज एंड ध्यान योगी मोटिवेशन। वीडियो पूरा देखें और एक सब्सक्राइब जरूर करें। सोचिए, एक बहुत ही सरल कोफेन काले होते हैं। क्या हम इस बयान को सत्यापित कर सकते हैं? नहीं। इसे सच साबित करने के लिए हमें दुनिया के, इतिहास के और भविष्य के हर व्यक्ति कौवे को देखना होगा। तब भी यह संभावना बनी रहती है कि वह कोई एक सफ़ेद कौवा मौजूद हो। इसका मतलब यह हुआ कि सत्यवाद का यह कठोर नियम तो विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों यानी सार्वभौमिक नियमों को ही अवैज्ञानिक घोषित कर रहा था। यह एक बहुत अहम समस्या है, क्योंकि विज्ञान में आपने देखा कि कई चीज़ें बदल गई है। आइंस्टीन कहते थे उनके सिद्धांतों में भी, और जो अणु के सिद्धांत उसमें भी बदलाव है। तो आप विज्ञान को तार्किक और सत्य कैसे मानते हैं? आज जो विज्ञान है, हो सकता है 20 वर्षों पहले वह अलग सिद्धांत गढ़े। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना कमेंट जरूर लिखें। एक बहुत अहम समस्या थी, अगर विज्ञान के नियम ही वैज्ञानिक नहीं तो फिर क्या है? इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक कोल्ड पेपर सामने आए। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार किया जिसने विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पोपर ने कहा कि जब हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, एक वैज्ञानिक सिद्धांत की असली पहचान यह नहीं है कि उसे सच साबित किया जा सकता है, बल्कि यह है कि उसे गलत साबित करने का प्रयास किया जा सकता है। यह एक बहुत विशाल और बहुत ही सूक्ष्म बदलाव था। चलिए इसे समझते हैं। पॉपर ने कहा कि एक सच्चा वैज्ञानिक सिद्धांत एक साहसिक भविष्यवाणी करता है, एक ऐसा दावा करता है जो जोखिम भरा होता है। वो कहता है, अगर मेरी थ्योरी सही है तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी थ्योरी गलत है। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी ने यह भविष्यवाणी की थी कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके पास से गुजरने वाली रोशनी एक खास कोण पर मुड़ जाएगी। यह एक बहुत ही सटीक और जोखिम भरी भविष्यवाणी थी। 1919 में जब वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान यह प्रयोग किया और पाया कि रोशनी सच में उसी कोण पर मुड़ रही थी, तो आइंस्टाइन की थ्योरी को एक बहुत विशाल समर्थन मिला। लेकिन अगर यह रोशनी नहीं मुड़ती या किसी और कोण में मुड़ती तो आइंस्टाइन की थ्योरी उसी दिन गलत साबित हो जाती। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत की निशानी है, वह खुद को गलत साबित होने के लिए दांव पर लगाता है। अब इसकी तुलना ज्योतिष से कीजिए। अगर एक ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करता है कि आज आपका दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो क्या यह भविष्यवाणी कभी गलत साबित हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि चुनौतीपूर्ण बहुत ही स्पष्ट है। अगर आपकी बस छूट जाती है तो आप कहेंगे हाँ, दिन चुनौतीपूर्ण था। अगर आपके बॉस से आपकी बहस हो जाती है तो आप कहेंगे हाँ, दिन चुनौतीपूर्ण था। और अगर कुछ भी नहीं होता तो आप शायद यह
कहेंगे कि चुनौती यह भी थी कि दिन बहुत बोरिंग था। पॉपर कहते हैं कि ज्योतिष जैसे सिद्धांत इतने अस्पष्ट और लचीले होते हैं कि वे हर स्थिति को अपने हिसाब से समझा सकते हैं। वे कभी भी गलत साबित होने का जोखिम नहीं उठाते और इसलिए वे विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लक्ष्मण रेखा है गलत साबित होने की क्षमता। विज्ञान सिर्फ जवाबों का एक संग्रह नहीं है, यह तो गलतियों को खत्म करने, अपने ही सिद्धांतों को लगातार चुनौती देने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम कभी भी किसी सिद्धांत को पूरी तरह से सच साबित नहीं कर सकते तो फिर हम किसी भी वैज्ञानिक नियम पर भरोसा ही कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्या सूरज कल भी उगेगा? इंडक्शन की पहली। पिछले चैप्टर में हमने कार्ल पेपर के इस क्रांतिकारी विचार को समझा। वी अंडरस्टैंड कार्ल पेपर साइंस सिद्धांतों का सच साबित करना नहीं बल्कि उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, लेकिन यह हमें एक और भी ज़्यादा गहरी और परेशान करने वाली दार्शनिक समस्या के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर फ्लो से कभी भी 100% निश्चितता के साथ नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण का नियम कल भी काम करेगा क्योंकि यह अब हमेशा काम करता आया है। यह विज्ञान को एक बहुत ही कमजोर नियम पर खड़ा कर देता है। हमें यह बताता है कि विज्ञान और विश्वास के बीच रेखा उतनी मोटी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। विज्ञान एक तरह से विश्वास पर आधारित है। प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। इस समस्या का समाधान क्या है? दार्शनिकों ने इसे कई जवाब देने की कोशिश की है। कुछ ने कहा है हमें बस इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि विज्ञान हमें निश्चितता नहीं है बल्कि सिर्फ बहुत ही उच्च स्तर की संभावना ही दे सकता है और हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए इतना ही काफ़ी है। कार्ल पेपर ने जैसा पिछले चैप्टर में देखा कि एक ही रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि हमें इंडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। विज्ञान इंडक्शन से ही काम नहीं करता। एक वैज्ञानिक यह नहीं कहता कि मैंने 1000 काले कौवे देखे हैं। वह कहता है कि हाँ, सफ़ेद कौवा भी हो सकता है। यह तर्क देता है अगर यह सच है कि सभी कौवे काले होते हैं तो मुझे कहीं भी कभी भी किसी और रंग का कौवा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा तर्क नहीं है। विज्ञान सबूत इकट्ठा करने का काम करता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपके अपनी शॉप, वार्ड 14, फतेहनगर। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विचार पेश किया है। एक पैराडाइज सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह एक पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू है। दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया। इसमें सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बल्कि यह सारे तरीके, उपकरण और सारी मान्यता, यह सारे ऐसे के उदाहरण भी शामिल होते हैं जिन्हें एक खास समय का वैज्ञानिक समुदाय बिना सवाल किए मान लेता है। विसा टोल्मी का यह मानना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह एक पैराडाइज था। न्यूटन का भौतिकी का सिद्धांत जो लगभग 200 सालों तक चला, वह एक पैराडाइज था। यह एक तरह का नक्शा है जो वैज्ञानिकों को बताता है कि दुनिया कैसी है और उन्हें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, उन्हें जवाब कैसे खोजने चाहिए। कहते हैं ज़्यादातर समय वैज्ञानिक किसी क्रांति या अहम बदलाव की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे सामान्य विज्ञान कर रहे होते हैं। सामान्य विज्ञान का मतलब मौजूदा पैराडाइज के अंदर रहकर छोटी छोटी पहेलियाँ सुलझाना। वे पैराडाइज पर सवाल नहीं उठाते, वे उसे सच मानकर उसके आधार पर अपनी गणनाएं और अपने प्रयोग करते हैं। जैसे एक न्यूटनियन वैज्ञानिक यह सवाल नहीं पूछेगा गुरुत्वाकर्षण है या नहीं, वह यह मानकर चलेगा कि गुरुत्वाकर्षण है और यह गणना करने की कोशिश करेगा एक नए खोज, नए ग्रह पर जैसा कैसा होगा। यह एक बहुत ही उत्पादक, बहुत ही रूढ़िवादी गतिविधि है। पैराडाइज की सीमाओं को और सटीक बनाने का काम है, लेकिन कभी कभी सामान्य विज्ञान करते हुए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी विसंगतियों का सामना करना होता है, कुछ ऐसे नतीजे मिलते हैं जिन्हें मौजूदा पैराडाइज का सामना नहीं हो सकता। शुरू में वैज्ञानिक इन विसंगतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या मान लेते हैं कि उनके प्रयोग में कोई गलती हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे जब यह विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा और बहुत गंभीर होने लगती है तो विज्ञान समुदाय में एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों का मौजूदा पैराडाइज पर से विश्वास उठने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि दुनिया को देखने उनके नक्शे में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और इसी संकट की स्थिति में वे एक वैज्ञानिक क्रांति का जन्म होता है। कोई युवा, कोई विद्रोही वैज्ञानिक एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार पेश करता है, एक नया पैराडाइज। यह नया पैराडाइज उन पुराने विसंगतियों को बहुत ही आसानी से समझा देता है। जैसे कोपरनिकस ने यह क्रांतिकारी विचार पेश किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। वह एक विचार ने खगोलीय विज्ञान की कई पुरानी पहेलियों को सुलझा दिया। जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत पेश किया जिसने न्यूटन के भौतिकी के उन समस्याओं को हल कर दिया। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों
को परेशान कर रही थी। कण कहते हैं कि एक पैराडाइज दूसरे पैराडाइज में यह बदलाव कोई तर्कसंगत धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक तरह का धर्मांतरण है। यह दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है, अपनाने जैसा है। खून का सबसे विवादास्पद दावा यह है कि दो अलग अलग पैराडाइज के लोग एक दूसरे के ठीक बात नहीं कर पाते, एक ही दुनिया देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। ये अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन्हें मानक अलग अलग होते हैं। टोलमी को मानने वाले को आसमान में घूमते हुए ग्रह दिखते हैं, जबकि कोपरनिकस को मानने वाले को एक ही जगह पर स्थिर सूरज और उसके चक्कर काटती हुई पृथ्वी दिखती है। कण यहाँ तक कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकते कि एक नया पैराडाइज पुराने वाले से ज़्यादा सच्चा हो, बस यह कहते हैं कि अलग है और यह नई पहेलियों को बेहतर ढंग से सुलझाता है। इस विचार से एक बहुत विशाल दार्शनिक विवाद खड़ा कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान हमें सच्चाई के करीब नहीं ले जा रहा? क्या यह सिर्फ एक पैराडाइज से दूसरे पैराडाइज में कूदना है बिना किसी वास्तविक प्रगति के? और अगर विज्ञान हमें अंतिम सच्चाई नहीं बता रहा है तो फिर वह हमें बता क्या रहा है? चैप्टर नंबर 4, क्या इन इलेक्ट्रॉन सच में होते हैं? यथार्थवाद बनाम उपकरणवाद। अब हम विज्ञान के दर्शन को एक और बहुत ही गहरी और दिमाग को चकरा देने वाली बहस में उतर रहे हैं। यह बहस इन सवालों के बारे में है कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या विज्ञान हमें यह बता रहा है कि दुनिया सच में कैसी है, या हमें सिर्फ ऐसे मॉडल और सिद्धांत दे रहा है वो काम करते हैं तो हमें सटीक भविष्यवाणी करने और तकनीकी में मदद करते हैं, भले ही उनका वास्तविकता से कोई लेना देना न हो। यह यथार्थवाद विरोध या उपकरणवाद के बीच की लड़ाई है। वैज्ञानिक यथार्थवाद एक बहुत ही सामान्य ज्ञान वाला और सहज दृष्टिकोण है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल स्पेयर, हीटर, गीजर, इमर्सन रोड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी स्पेयर पार्ट्स होलसेल, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर, डीडी इलेक्ट्रिक सिंस 1998। वैज्ञानिक यथार्थवाद एक बहुत ही सामान्य ज्ञान वाला सहज दृष्टिकोण है। यह कहता है कि विज्ञान का लक्ष्य हमें दुनिया का एक सच्चा या लगभग सच्चा वितरण देना है। हमारी सबसे अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स या विकासवाद का सिद्धांत सिर्फ उपयोगी कहानियां नहीं है, वे सच में यह बता रही है कि दुनिया कैसे काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यथार्थवादी यह मानते हैं कि जिन अदृश्य चीजों की विज्ञान सच में मौजूद है, वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क या ब्लैक होल। अगर आप इस संबंध में अणु परमाणु पर आपने विकासवाद पर हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल ध्यान योगी पर जाकर देख सकते हैं और ATYT पर भी देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वांटम फिजिक्स का गहन अध्ययन करके आपको बताया है कि जैसे कि यह कुर्सी, यह आपका स्कूल, यह सब जब हम देखते हैं तब यह है और जब हम नहीं देखते हैं तो ये सिर्फ एक वेव है, एक ऊर्जा है। इसीलिए कहते हैं शुभ शुभ बोलो। यह संसार पूरा एक वेव है, ऊर्जा है, हम वहाँ पे एक ऊर्जा मात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतना ही वास्तविक है जितना कि मेज या कुर्सी हमारे सिद्धांत को खोजने भले ही हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे उतने ही वास्तविक हैं जितना कि यह मेज या कुर्सी हमारे सिद्धांत उन्हें खोजते हैं, बनाते नहीं। यह एक बहुत ही संतोषजनक तस्वीर है। यह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि विज्ञान हमें लगातार वास्तविकता के और करीब ले जा रहा है। न्यूटन ने यह सच्चाई एक अच्छी तस्वीर और आइंस्टाइन ने हमें एक और बेहतर लोग हैं हमारे और ज्यादा तस्वीर दी। कितने शानदार विचार रखते हैं। उठा रहे हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक और आम लोग बिना सोचे समझे इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही मानते हैं, लेकिन अब कहानी के दूसरे पक्ष को सुनते हैं जो कुछ अजीब और प्रतिसहज लग सकता है। यथार्थवाद विरोधी या उपकरणवादी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह अदृश्य चीजें सच में मौजूद है? इसका मतलब है कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य बताना नहीं बल्कि अनुभवजन्य पर्याप्तता प्रदान करना है। इसका मतलब है कि एक अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी वो है जो हमारे सभी अवलोकनों और प्रयोगों के नतीजे से मेल खाती है और हमें सटीक भविष्यवाणियां करने की क्षमता देती है। बस इतना ही। थ्योरी के पीछे वास्तविक क्या है यह जानना विज्ञान का काम नहीं है, ना ही यह जानना संभव है। उपकरणवादियों के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसी अवधारणा सिर्फ उपयोगी उपकरण या काल्पनिक है जो हमारे सिद्धांत को काम करने में मदद करती है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी धारणा सही आती है और हम कंप्यूटर चिप्स बना पाते हैं। लेकिन क्या सच में कोई छोटी सी गेंद जैसे चीज यहाँ घूम रही है? यहाँ एक ऐसा सवाल है जिसे हम कभी जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है कि कल कोई बिल्कुल नई थ्योरी आ जाए और जो इलेक्ट्रॉन के अवधारणा को बिना ही और भी बेहतर तरीके से सब कुछ समझा दे। इस दृष्टिकोण का एक बहुत ही मजबूत तर्क है जिसे निराशावादी मेटा इंडक्शन कहा जाता है। यह तर्क कहता है कि अगर आप विज्ञान के इतिहास को देखें तो वह इन सिद्धांतों के कब्रिस्तान से भरा हुआ है जिन्हें कभी सच माना जाता था, लेकिन आज वे पूरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं। लोगों ने कभी फ्लोजिस्ट पर विश्वास किया है जलने की प्रक्रिया तो समझाने के लिए उन्हें ईश्वर या विश्वास प्रकाश को यात्रा करने के लिए उस समय की वैज्ञानिक के लिए यह चीजें उतनी ही वास्तविक थी जितनी आज हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है।
तो हमें यह अंधकार नेशनल कैसे हो सकता सिक्योरिटी का है क्वेश्चन है। कि अहंकार कैसे हो सकता है कि हमारी आज की थ्योरी अंतिम है? क्या यह ज्यादा तार्किक नहीं है कि यह मान लिया जाए कि हमारी आज की थ्योरी भविष्य में गलत साबित होगी? तो आप किस तरफ से हैं? क्या आप एक यथार्थवादी हैं तो यह मानते हैं कि विज्ञान हमें वास्तविकता का एक सच्चा नक्शा दे रहा है, या आप एक उपकरणवादी हैं जो यह मानते हैं कि विज्ञान हमें सिर्फ एक बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली औजारों का बक्सा दे रहा है? यह कोई आसान सवाल नहीं है और इसको एक सही जवाब भी नहीं है। यह बस हमें विज्ञान की प्रकृति की गहरी समझ देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सिद्धांतों के साथ एक तरह की विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। वे शक्तिशाली हो सकते हैं, वे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे अंतिम शब्द नहीं हो सकते। लेकिन विज्ञान की यह पूरी इमारत किस चीज पर खड़ी है? चैप्टर नंबर 5, एक सुंदर समीकरण सच। विज्ञान में सादगी और सुंदरता का महत्व है। हम विज्ञान का एक सिद्धांत को दूसरे से बेहतर चुनते हैं तो सिर्फ सबूतों को नहीं देखते। अक्सर दो अलग अलग सिद्धांत एक ही सबूत को बराबर की अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विज्ञान कैसे फैसला ले सकता है? उस सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है, क्या जिसके पास गवाह और सबूत नहीं है वो अपराधी नहीं है, या वो अपराधी है? कमेंट कीजिए। एक विज्ञान का एक ऐसा गहरा कुछ रहस्यमय दार्शनिक पहलू सामने आता है। विज्ञान अक्सर इस सिद्धांत को पसंद करते हैं जो ज्यादातर सरल और ज्यादा सुंदर स्वर कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। फिर से आपका स्वागत है। जो ब्रह्मांड इतना जटिल है उसके नियम सरल और सुंदर होंगे। इस सिद्धांत का ओकाम का रेजर का नाम से जाना जाता है। ओकाम का रेजर 14वीं सदी के एक दार्शनिक विलियम ऑफ ओकाम में रखा गया एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए, या सरल शब्दों में जब आपके पास किसी चीज को समझाने की दो बराबर की अच्छी व्याख्याएं हो तो आपको हमेशा इस वाले को चुनना चाहिए जो ज्यादा सरल हो, जिसमें कम धारणाएं बनाई गई हो। यह कोई विज्ञान का नियम नहीं है, यह तो तर्क का एक मार्गदर्शन है, सिद्धांत है, एक हरिस्टिक है, लेकिन यह विज्ञान आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन काल में टोलमी का यह एक मॉडल पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ग्रहों की गति को समझा देता था, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ही जटिल बना हुआ है। दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कल मुझे जी न्यूज़ से भी फोन आया, हमारा एक ATYT न्यूज़ नाम से चैनल भी है, उसे सब्सक्राइब करें। क्या आप न्यूज़ एंकर के लिए दिल्ली आ जाइए, लेकिन मैं नहीं गया। आप कमेंट में बताएं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के पीछे की फिलोसॉफी गति को समझा देता है, लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत ही जटिल बनता हुआ उसे ग्रहों के साथ पथ को समझने के लिए एपिसाइकिल यानी चक्कर के ऊपर का चक्कर कोई काल्पनिक निर्माण करते हुए फिर आया है। कोपरनिकस का मॉडल, जिसने कहा कि सूरज केंद्र में है, यह मॉडल ग्रहों की गति को कहीं ज्यादा सरल और सुंदर तरीके से समझा देता था। उसे उन अतिरिक्त जटिल धारणाओं की जरूरत नहीं थी और अंततः कोपरनिकस का यह सरल मॉडल ही सही साबित हुआ। इसी तरह जब आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी पेश की तो उसकी एक अपील उसकी गणितीय सुंदरता और सादगी थी। उसने बहुत ही कम और स्वरुचिपूर्ण समीकरणों से ब्रह्मांड के बहुत विशाल हिस्सों को समझा दिया था। लेकिन सवाल यह कि यह काम क्यों करता है? ब्रह्मांड को हमारी सादगी और सुंदरता की भावना की परवाह क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। यह दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही विशाल पहेली है। मैं आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप जरूर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह के नॉलेज और साइंटिफिक बुक के नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें और अपना कमेंट, अपनी राय अवश्य दें। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। हमारा उत्साहवर्धन करें, बताएं कि वीडियो में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं। आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की जरूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप करें या कॉल करें 978250। एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। आप क्या कहेंगे? हाँ जल्दी करो।